डियर स्टूडेंट्स, प्रतिभा आईएएस के ऑनलाइन क्लास सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन। इस क्लास में हम लोग चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। तो याद रखेंगे सभी जगत में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे कोई भी मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, हर जगह मॉलिक्यूल्स एक है। क्या है तो उस वक्त देखेंगे इसमें किसी भी सजीव में, चाहे बैक्टीरिया वायरस हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, किसी भी सजीव में मॉलिक्यूल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, एक ही होते हैं। उसको कैटेगराइज किया गया है बायोमॉलिक्यूल्स की श्रेणी में। तो आप देखेंगे क्या क्या होगा। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, शुगर भी कहते हैं, तीसरा हो गया आपका लिपिड, जिसे फैट भी कहते हैं, चौथा हो गया आपका विटामिन्स, फिर हो गया आपका मिनरल्स और लास्ट वन वाटर। इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और विटामिन्स हो, ये हो गए आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और शेष दो हो गए आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा हम बता दें आपको कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। याद रखें, कुछ लोगों के मन में ये निज़म होता है कि अगर कार्बन है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये सही नहीं है, क्योंकि कोयला की बात करें, शुद्ध कार्बन की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सब्सटेंस है, ना कि ऑर्गेनिक है। यानी ऑर्गेनिक होने के लिए जो मूलभूत चीज़ है कि कार्बन होगा उसमें, हाइड्रोजन होगा उसमें, ये दोनों हाइड्रोकार्बन, कम से कम कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तभी जाकर के ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाएगा। तो इन तीनों चारों की बात करें, प्रोटीन की बात, कार्बोहाइड्रेट की बात, लिपिड की और विटामिन्स की बात, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है और बाकी मॉलिक्यूल्स का है। लेकिन अनिवार्य रूप से अगर ऑर्गेनिक है तो हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जरूर होंगे। इसी कारण ग्रेफाइट को, कोयला को, डायमंड को, ये कार्बन के ही रूप है, ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे, बल्कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जब तक कि हाइड्रोकार्बन नहीं होते। ठीक है, तो हम बायोमॉलिक्यूल चर्चा कर रहे थे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन की चर्चा करेंगे। अब बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहली चर्चा होगी प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में एकदम भी रखना नहीं है आपको, बहुत सिंपल है। कैसे ये आप देख लेंगे। तो प्रोटीन बना कैसे लिखेंगे आप इस चीज़ को मूल रूप से 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 या 2 से अधिक एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। इट मीन्स कि अगर प्रोटीन के फंक्शनल यूनिट की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, एमिनो एसिड। कई जगह फिजिक्स में ही पूछता है कि प्रोटीन का फंक्शनल यूनिट या प्रोटीन का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा, तो आंसर होगा आपका एमिनो एसिड। अब जैसे नाम से इसमें एमाइन ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। याद रखेंगे, एमिनो एसिड में एमाइन ग्रुप भी और एसिडिक ग्रुप भी। एमाइन ग्रुप का मतलब है NH, यानी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, और एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ये दोनों बॉन्ड अनिवार्य रूप से मौजूद होंगे किसमें, एमिनो एसिड। इसी कारण इसको फॉर्मुलेट करेंगे तो R यानी हाइड्रोकार्बन चेन, ये एक तरफ एमिन ग्रुप और एक तरफ COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। ये हो गया आपका एमिनो एसिड का बेसिक फॉर्मूला।
स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, बायोमोलिक्यूल्स में सिंपल से जैसे हम कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे, सिर्फ एक ही बात होती है, पानी का एक अणु बाहर निकलेगा और सिंपल से कॉम्प्लेक्स बढ़ते जाएंगे, उल्टा आ जाएंगे। अगर कॉम्प्लेक्स से सिंपल के बीच टूटना होता है तो क्या होगा, पानी का एक अणु जुड़ेगा और वो टूट जाएगा। यानी पानी की निकासी और पानी का जुड़ना, यही है कि कैसे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा या कैसे सिंपल बनेगा। अब देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, ये हुआ एक एमिनो एसिड, अब दो मिलकर के कैसे एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं वो देख लेंगे यार। तो मान लो एक हो गया ये एमिनो एसिड, एक का रखेंगे नाम R1 ग्रुप, एक को रखेंगे R1 कहेंगे, एक एमिनो ग्रुप ये हो गया, दूसरा हो गया आपका R1 ग्रुप, R1, इसमें भी एक तरफ डालेंगे C डबल बॉन्ड OH, एक तरफ NH2। NH2 क्यों, ये देख लेंगे, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड और H और H 2 बॉन्ड। यहाँ पे देखेंगे आप नाइट्रोजन एक बॉन्ड, H और H 2 बॉन्ड। तो ये हो गया आपका दो अलग अलग एमिनो एसिड। अब इसमें एक को देखेंगे, एक का H और एक का OH, ये बाहर निकल जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल पानी बाहर निकल गया, पानी आउट हो गया, तो उस केस में आप मान लो इस OH को भी डालें, यानी H2O बाहर निकल गया, तो क्या होगा देखना है, C का 4 बॉन्ड होता है, तो यानी एक डबल बॉन्ड अगर C का ऑक्सीजन ये एक तो फ्री हो गया, इसमें भी एक में मान लो जुड़ा हुआ है आपका हाइड्रोजन, एक फ्री है, ठीक है, एक फ्री जो है ये क्या होगा, आपस में बॉन्ड बना लेंगे और इसी को बोलते हैं हम क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। एक कार्बोक्सिल एक एमाइड, दोनों मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे। एक बॉन्ड फ्री कार्बन के साथ में था, OH बाहर निकला था, एक बॉन्ड इनके साथ में था जो H बाहर निकला था, दोनों मिलकर के H2O, इससे H2O बाहर निकल गया और जब ये आपस में बॉन्ड बना लिया तो ये एमिनो एसिड और ये एमिनो ऐड हो गए और ये बन गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड। यानी नोट कर लें इसको कि दो अथवा दो से अधिक एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि एमिनो एसिड किस बॉन्ड से किस आपन से जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं, तो आपका आंसर होगा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके ये दोनों क्या होता है, बनाते हैं आपका प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, दो या दो से ज्यादा एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ आप देख रहे हैं पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर हो गया, क्लियर। तो आपने देखा कैसे एमिनो एसिड से जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण होता है, ये क्लियर हो गया। अब ऐसे में अगर कई सारे एमिनो एसिड जुड़ जाए आपस में तो बनेगा एक प्रोटीन। तो प्रोटीन के रूप क्या है, पहला प्रोटीन जो भी बना, मान लो ये मैं जो डॉट्स दे रहा हूँ ये एमिनो एसिड्स के बीच का डॉट्स और आपस में जुड़ गए तो ये हो गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले गए, तो एक लंबे धागे के रूप में प्रोटीन निर्माण होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो प्रोटीन बना ये एक लंबे धागे के रूप में बना, क्योंकि ये लंबे धागे के रूप में बना इसलिए अगर हम देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर देखेंगे नाम तो ये एक तरफ है, वन डायमेंशनल है। ये जो बन रहा है भाई रूप रचना, ये वन डायमेंशनल रचना है, इसको बोलते हैं प्राथमिक प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन या प्राथमिक प्रोटीन। चलिए अच्छी बात है। अब मान लो ये एक धागा के रूप में हुआ प्राइमरी प्रोटीन, इसको या तो हम गोल कर दें ऐसे
या फिर इसको हम जिगजैग कर दें, ऐसे से मूव फोल्ड कर दें आपस में, तो ये क्या होगा, ये 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल ग्रुप में आ जाएगा, यानी एक्स एक्सेस में भी होगा और वाई में भी होगा। अब इसी धागे को मान लो, इस धागे को हम कर दें ऐसे, मान लो ऐसे कर दें, या इसको हम ऐसे कर दें, तो ये एक्स एक्सेस में भी है वाई में भी है, यानी जब 2 डायमेंशनल हो जाएगा तो ये बन जाएगा सेकेंडरी प्रोटीन, यानी द्वितीयक प्रोटीन। अब सवाल यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रोटीन बन गए। ये द्वितीयक प्रोटीन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मान लो मैंने प्लेट बना दिया, छोड़ दूं तो अपने आप से सीधा हो जाएगा ये तो अगर ऐसे हम 2 डायमेंशनल प्रोटीन को छोड़ दें तो ये पुनः 1 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्या होगा कि ये आपस में जुड़ा रहेगा। तो याद रखना, 2 के बदले में मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, अगर ये इस तरह का 2 फोल्ड बना, दोनों के बीच में डाइसल्फाइड, ये क्या है, 2 सल्फर है, यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड के कारण ये अब फिक्स हो गया, सेकेंडरी प्रोटीन अपना रूप वापस 1 डायमेंशन में नहीं लाएगा। तो अब प्रोटीन में क्या देखा आपने, अब तक प्रोटीन में क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कि एमिनो एसिड ने क्या कहा था, आर, यानी कि सीधी सी बात है आपका ऑर्गेनिक चेन। ऑर्गेनिक चेन में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और एमिन ग्रुप भी था उसमें नाइट्रोजन भी होगा। लेकिन जैसे सेकेंडरी प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड अनिवार्य है, तो साथ में सल्फर भी मौजूद होगा, प्रोटीन के अंदर सल्फर अनिवार्य रूप से मौजूद होगा, ये ध्यान रखेंगे। देखा आपने, अब ये जो है इसको मजबूती प्रदान किया। सेकेंडरी प्रोटीन से क्या होता है आपका, एग्जाम्पल शुरू हो जाएगा। प्राइमरी प्रोटीन किसी काम का नहीं है, जैसे सेकेंडरी आता है ये फंक्शन शुरू करता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा रेशम का धागा, रेशम फाइबर, सिल्क फाइबर हो गया, या फिर हो गया बालों की संरचना। अगर बाल पे जाएंगे तो बाल में क्या है, इसको बोलते हैं बीटा प्लीटेड सीड्स। बालों की संरचना में क्या होगा, बीटा प्लीटेड या प्लेटेड सीड्स। और ये क्या हो गया आपका रेशम में, अल्फा हेलिक्स। ये दिख रहे हो आप, सॉरी, ये अल्फा हेलिक्स के रूप में मौजूद हुआ आपका जो रेशम का फाइबर हो गया। तो ये देखा आपने सेकेंडरी प्रोटीन कैसे फंक्शनल बन जाता है। अब फर्स्ट डायमेंशन हो गया, 1 डायमेंशन हो गया प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंड डायमेंशन हो गया आपका सेकेंडरी प्रोटीन, 2 डायमेंशन का रचना। अब आएंगे 3rd डायमेंशन की ओर, ये हो जाएगा आपका टर्शियरी या तृतीयक प्रोटीन। अब ये क्या होगा, सेकेंडरी प्रोटीन फिर से जेड एक्सेस में भी, यानी अब एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस में अगर फोल्ड होके बनाएगा तो ये बनाएगा बिल्कुल गोलाकार या आयताकार रचना बनाएगा, जो होगा आपका 3 डायमेंशनल, यानी ये होगा त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय। और ये अब जाके त्रिविमीय में बनाया कैसे, तो फर्दर और सल्फर आएंगे, उसको और मजबूत करेंगे, तो ये त्रिविमीय प्रोटीन हो गया। और ये ठोस प्रोटीन है, प्राइमरी प्रोटीन ठोस नहीं है, सेकेंडरी ठोस है हवा के प्रेजेंस में, लेकिन जो टर्शियरी प्रोटीन है ये कंप्लीट ठोस रूप में एक आकार ले लेता है। और यही जितना भी फंक्शनल प्रोटीन है, चाहे एंजाइम हो, चाहे कुछ और प्रोटीन की जो भी रचना होती है, वो सभी आपको ठोस प्रोटीन यानी 3 डायमेंशनल यानी कि टर्शियरी प्रोटीन होते हैं। एग्जाम्पल में एंजाइम हो गया, उसके बाद एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया। अब देखो एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन की बात मैं कर रहा हूँ, एंजाइम चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो सब में मौजूद होंगे। एल्ब्यूमिन जंतु प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन पादप यानी पौधा का प्रोटीन, ये याद रखेंगे। एल्ब्यूमिन हो गया आपका जंतु प्रोटीन
और ग्लोबुलिन हो गया पादप प्रोटीन। टर्शियरी प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिकांश प्रोटीन टर्शियरी प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो ध्यान रखेंगे वो क्वाटरनरी भी होते हैं, यानी चतुर्थक प्रोटीन भी होते हैं। अब कैसे ध्यान देंगे, एक 3 डायमेंशनल प्रोटीन यानी टर्शियरी यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। मानो ये अल्फ़ा ग्लोबिन है, ये अल्फ़ा ग्लोबिन है, ये भी अल्फ़ा ग्लोबिन है, ये बीटा ग्लोबिन है, ये भी बीटा ग्लोबिन है। ये 4 अलग अलग टर्शियरी प्रोटीन हैं, लेकिन जब 4 बच्चे मिलें आपस में, ज्वाइंट कब होंगे, जब हाथ से हाथ मिलाएंगे। तो ये भी आपस में हाथ से हाथ मिलाएंगे और हाथ को जोड़ने के पास एक आयन होता है, हाथ जहाँ जुड़ता है वहाँ एक आयन मौजूद होता है, आयरन का आयन। आयरन के आयन ने इन चारों को, 2 अल्फा ग्लोबिन को 2 बीटा ग्लोबिन को जोड़ के रखा और ये बन गया आपका हीमोग्लोबिन। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका, हीमोग्लोबिन का, जो क्वाटरनरी प्रोटीन में आया। यानी कुछ प्रोटीन विशेष काम हेतु टर्शियरी प्रोटीन आपस में मिलकर, जिसके बीच में एक मेटल का बॉन्ड आयन होता है, वो आपस में मिलाते हैं और खास काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन। जिसका पहला एग्जाम्पल हो गया आपका हीमोग्लोबिन और दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि आयरन की जगह पे मैग्नीशियम होता है। आपको मैंने पिछली क्लास में बोला भी था कि जहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा वहाँ मैग्नीशियम जरूर होगा, मैग्नीशियम आयन जरूर होगा। तो क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में आयरन, ये एग्जाम्पल है आपका किसका, क्वाटरनरी या चतुर्थक प्रोटीन का एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये प्रोटीन सेल के अंदर बनते कैसे हैं। हालांकि इसके लिए अलग टॉपिक है प्रोटीन का संश्लेषण, लेकिन ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए प्रोटीन के साथ साथ हम पढ़ाएंगे आपको कि प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है। तो देखो बाबू, हमने पिछली क्लास में कहा था डीएनए आरएनए में बदलता है और आरएनए प्रोटीन में बदलता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डीएनए आरएनए में बदलता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे लिविंग वर्ल्ड में, धरती पर सजीव जगत में एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, ये कई बार पूछ चुका है, जिसका आंसर है 20। पूरे सजीव जगत में, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या इंसान हो या मल्टीसेलुलर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सब में एमिनो एसिड की संख्या सिर्फ 20 होती है। और ये 20 अमीनो एसिड डीएनए के द्वारा आरएनए की मदद से कोड किए जा सकते हैं। तो जेनेटिक कोड जो है ये किस पर चलेगा, तो इस पे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मंथन किया कि जेनेटिक कोड जब भी चलेगा, जब भी हम बात करेंगे डीएनए की, इसकी चर्चा बाद में होगी, आप देखोगे इसमें होता है प्यूरिन क्षार और पायरिमिडीन क्षार। एक हो गया एजी प्यूरिन और टी और सी पायरिमिडीन। याद रखने के लिए देखेंगे आप, प्यूरिन जल्दी से बोल सकते हैं, पायरिमिडीन में स्ट्रेस लगाना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है या लंबा बोलना पड़ता है। तो प्यूरिन शॉर्ट है, यहाँ देखिए एजी बोलेंगे बहुत शॉर्ट में, एजी बोल सकते हैं। और टी सी बोलने में आपको ताकत लगानी पड़ती है। तो याद रखने के लिए बहुत इजी मेथड है, प्यूरिन छोटा है, एजी तुरंत बोल लेंगे, पायरिमिडीन बड़ा है, टी सी इसमें बोलना पड़ेगा। अब गौर करोगे, एजी हो गया आपका एडिनिन एंड जी हो गया आपका गुआनिन, टी हो गया आपका
थायमिन और सी हो गया आपका साइटोसिन। यानी कुल 4, सजीव जगत में सिर्फ 4 क्षार हैं, सिर्फ 4 क्षार हैं जो डीएनए में होते हैं, और इन्हें बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस क्षार। ये AGTC, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ये हो गए आपका 4 नाइट्रोजनस बेस, अम्लीय क्षार। अब डीएनए में से आरएनए बदलेंगे तो क्या होगा, हमेशा कम्प्लीमेंट्री। ए जो है टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और जो जी है ये सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यानी एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन से डबल बॉन्ड बनाया, एक और प्यूरिन एक और पिरिमिडिन से ट्रिपल बॉन्ड बनाया, और डीएनए में ये एटी और जीसी के रूप में हमेशा साथ साथ मौजूद होते हैं। लेकिन यही जब आरएनए की ओर आएंगे तो देखोगे कि ए का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यू, ये यूरेसिल, ये यूरेसिल बन जाता है। यानी कि आरएनए में थायमिन नहीं होता, आरएनए में जब भी होगा तो क्या होगा, आपका यूरेसिल के रूप में होगा। आरएनए में बेस पेयर जब भी आएगा थायमिन की जगह पे हो जाएगा ये यूरेसिल हो जाएगा, और अगर जी रहा तो उसके जगह पे सी में कन्वर्ट होगा, यानी जी सी और ए होगा जैसा डीएनए में है। सिमिलरली एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन आपका आरएनए में भी होगा, किंतु डीएनए का टी जो है ये आरएनए में कम्प्लीमेंट्री के रूप में यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम आरएनए के कोडॉन्स की बात करें, अगर हम आरएनए के क्षार पेयर की बात करें तो इसका लिस्ट कैसे बनेगा, जैसा हमने बतलाया आरएनए के क्षार, ये एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आरएनए के क्षार ये होंगे क्या, एडेनिन होगा, थायमिन की जगह पे यूरेसिल होगा, गुआनिन के साथ गुआनिन ही होगा और सी के साइटोसिन ही होगा। यानी कि जैसा डीएनए में 4 क्षार जो नाइट्रोजनस बेस थे क्या थे, एटीजीसी, आरएनए में हो जाएगा एयूजीसी। मूल रूप से ध्यान रखेंगे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना की थियरी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए खुराना साहब को और कॉर्नबर्ग को, खुराना और कॉर्नबर्ग दोनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जेनेटिक कोड पर उन्होंने काम किया था। हर डीएनए आरएनए के रूप में कोड का निर्माण करता है और उसी कोड से प्रोटीन बनता है। अब ये जो एयूजीसी है, कोड कितने हैं, 4, एमिनो एसिड कितने हैं, 20। यानी कोड जो हो गया ये हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस पेयर के हिसाब से 4 है, और एमिनो एसिड ये कितने हैं बाबू, 20। तो अगर सिंगल कोडॉन होता तो 4 कोडॉन 4 ही बनाते आपका क्या एमिनो एसिड, लेकिन संख्या 20 है, 2 सेल में डीएनए में सिंगल कोडॉन नहीं होंगे। तब उन्होंने मैथ लगाया कि 4 को डबल कोडॉन कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर 2 मिलके बनाते कोडॉन्स, जैसे AUGC में से 2 मिलके पेयर बना कोडॉन बनाते तो कितने तरह का होता, तो एज पर मैथ्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फार्मूला होगा 4 स्क्वायर, यानी 16। अब 16 कोडॉन्स और 20 एमिनो एसिड, फिर मुश्किल है, नहीं बन सकता। एक कोडॉन एक से अधिक एमिनो एसिड बना सकता है क्या, ऐसा नहीं है। 2 या 2 से कोडॉन मिल करके एक बना सकते हैं, एक 2 नहीं बनाएगा, वरना एक अगर 2 बना देगा तो पूरा कोड ही गड़बड़ हो जाएगा। यानी सिंपल, यहाँ भी 20 से कम है, ये भी गायब हो गया। तब लोगों ने क्या किया, 4 क्यूब। अगर ट्रिपलेट कोडॉन होता तो क्या होता, तो 4 चौका 16 चौका 64, ये 20 से ज़्यादा है। तो हरगोविंद खुराना और कॉर्नबर्ग साहब ने यह सिद्ध किया कि डीएनए आरएनए के रूप में जब कन्वर्ट होता है, यानी ट्रांसक्राइब होता है, तो ट्रिपलेट कोडॉन के साथ ये प्रोटीन के रूप में ट्रांसलेट होता है। यानी कोडॉन्स जब भी होगा ट्रिपलेट होगा, आरएनए या कोडॉन्स जब भी होगा ट्रिपलेट कोडिंग में होगा, क्योंकि यहाँ 64 कोडॉन्स का ये संख्या और 20 एमिनो एसिड, ये पॉसिबल है। एक से अधिक कोडॉन्स एक को
एक एमिनो एसिड को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन एक से अधिक एमिनो एसिड को नहीं बना सकता। इसी कारण हरगोविंद खुराना और कॉर्नबर्ग ने स्पष्ट कहा कि जब भी कोडिंग होगा तो क्या होगा, ट्रिपलेट कोडिंग। याद रखेंगे, ट्रिपलेट कोडिंग के रूप में ये मौजूद होगा। अब क्या होगा डीएनए से, ये देख लेंगे थोड़ा सा हम लोग। आपने देख लिया कि खुराना साहब ने और कॉर्नबर्ग साहब ने कह दिया, मैथमेटिकली सिद्ध किया थ्रू फार्मूला ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कि जब भी कोडॉन्स होंगे आरएनए में वो ट्रिपलेट होंगे, और इससे कई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस कारण इन दोनों को जेनेटिक कोड के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और बाद में सिंथेसाइज करने के लिए डीएनए को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था। हमारे खुराना साहब को और कॉर्नबर्ग साहब को, उन्होंने साथ मिलकर काम किया था। और इतना मैं बता दूं, खुराना साहब को इंडिया में उनके रिसर्च के लिए कोई वैल्यू नहीं मिला, उनके रिसर्च को कूड़ा कह दिया गया, तो मजबूरी में वो अमेरिका चले गए। और जब नोबेल पुरस्कार मिला तो हम भारतीयों ने आदत के मुताबिक कहा कि ये तो हमारे हैं, अपने यहाँ कदर नहीं किया। लेकिन जब अमेरिका में जाकर उन्होंने इतना बड़ा सिद्ध किया, नोबेल प्राइज़ लिया, तो हम लोग आदतन कहने लगे ये हमारे भारतीय मूल के हैं, बट अपने यहाँ कहीं उनको जगह नहीं मिली। खैर बात ये थी कि नोबेल पुरस्कार मिला खुराना साहब को और कॉर्नबर्ग साहब को, किसके लिए, जेनेटिक कोड के लिए और सिंथेटिक डीएनए बनाने के लिए। तो अब देखेंगे आप, प्रश्न में ये भी पूछता है कोडॉन्स की संख्या कितनी है, 64। इसमें याद रखेंगे प्रोटीन बनने के लिए शुरुआत जो होता है उसको बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन कोडॉन। अब अगर इनिशिएट होगा तो प्रोटीन बनना शुरू होगा, धागे के रूप में बनते जा रहा है। आरएनए राइबोसोम के साथ मिल करके प्रोटीन को धागे के रूप में बनाए जा रहे हैं, लेकिन कभी ख़त्म भी तो होना मांगता है। अगर ख़त्म होने का नहीं होगा तो बनता ही जाएगा प्रोटीन, तो पता नहीं कितना विशाल प्रोटीन हो जाएगा, तो वैसे तो लाइफ चलेगी नहीं। प्रोटीन बनने की शुरुआत होगी तो बनना पूरा भी होना मांगता है, और पूरा कब होगा, जब ख़त्म होगा। तो अगर शुरुआत करने वाला कोडॉन होगा तो साथ में बंद करने वाला भी कोडॉन होगा। यानी क्या हुआ बाबू, ये हो गया प्रोटीन के निर्माण आरंभ करने वाले, और ये हो गया प्रोटीन निर्माण बंद करने वाले, ताकि प्रोटीन का निर्माण पूरा हो सके करने वाले। अब ये याद दोनों कोडॉन, एक को बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन, एक को बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। और ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, याद रखेंगे AUG और GUG। आओ जी लिख देता हूँ, आओ जी और जाओ जी। ये आओ जी और जाओ जी जो है ये है इनिशिएशन कोडॉन, जहाँ से प्रोटीन का निर्माण शुरू हो जाता है। और टर्मिनेशन जो है यहाँ बंद होगा, ये होगा उआ, उगा और उआग। उआ, उगा और उआग, ये 3 कोडॉन्स जो हैं, यहाँ कोई प्रोटीन नहीं बनता, कोई एमिनो नहीं बनता। इसी कारण यहाँ पे जब धागा टूट गया तो प्रोटीन निर्माण पूरा हो गया। धागा बन रहा है जो है कट हो गया, क्योंकि यहाँ कुछ बनता ही नहीं है। जैसे ही 0 हो गया वहाँ धागा अपने आप कट गया और प्रोटीन का निर्माण पूरा हो गया। तो ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ इतना ही जाना है कि इनिशिएशन कोडॉन कौन होता है। कई बार पीसीएस में पूछा हुआ है, तो आपका होगा आओ जी और जाओ जी। आओ जी जाओ जी इनिशिएशन कोडॉन, और उआ, उगा और उआग ये हो गया टर्मिनेशन कोडॉन। ये कोडॉन कहाँ के होते हैं, ये दोनों कोडॉन कहाँ से होते हैं, आरएनए से होते हैं। आरएनए से ये कोडॉन होते हैं और ये काम शुरू होता है और ख़त्म होता है। इतना ध्यान रखेंगे। तो आज हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। प्रोटीन में मैं रिकॉल कर दूं, प्रोटीन बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन है, यानी उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, लेकिन साथ में इसमें एमिनो ग्रुप भी मौजूद है, इसलिए नाइट्रोजन भी मौजूद होगा। यानी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और साथ में डाइसल्फाइड बॉन्ड इसको मदद करते हैं स्ट्रेंथ देने में। तो 5वां क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल, सल्फर। तो प्रोटीन में कितने मॉलिक्यूल अनिवार्य रूप से होंगे, ध्यान देंगे आप, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अंत में सल्फर। यहाँ तक आपका प्रोटीन हमने क्लियर किया। और अगली क्लास में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट
और लिपिड दोनों को एक साथ पढ़ाऊँगा, उतना ही जितनी ज़रूरत है। बाकी आपने कैसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है सेल में डीएनए आरएनए से, ये भी देख लिया। आशा है आप समझ चुके होंगे। से अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें।